छात्रों, आज हम हिंदी साहित्य के काल विभाजन के नामकरण के औचित्य पर चर्चा करेंगे। हिंदी साहित्य के विद्वानों ने पहले साहित्य का काल विभाजन किया है, तत्पश्चात उसका नामकरण किया है और वह नामकरण कितना उचित है, इस पर हम आज बात करेंगे। इस पर प्रश्न बनता है कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन कर नामकरण के औचित्य की समीक्षा कीजिए। पहले हिंदी साहित्य का विभाजन देखेंगे। इसको 4 कालों में बांटा है। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। इसमें पूर्व मध्यकाल के लिए भक्ति काल कहा है, उत्तर मध्यकाल के लिए रीतिकाल और आधुनिक काल के लिए गद्यकाल कहा है। अब इन चारों कालों में जो विवाद का कारण है वो आदिकाल और उत्तर मध्यकाल। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल और उत्तर मध्यकाल के लिए रीतिकाल कहा है। तो ये दोनों जो काल हैं, इनके नामकरण विवाद के विषय बने हुए हैं। तो आज हम इसी विषय को लेकर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आदि काल के लिए किन किन विद्वानों ने कौन कौन से नाम दिए हैं। इसी प्रकार से उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल कहा है, उसके लिए किन किन विद्वानों ने कौन कौन से नाम दिए हैं और इनमें सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आदिकाल के अन्य नाम हम जान लेते हैं। जैसे चारण काल डॉक्टर ग्रियर्सन ने, प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने, बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने, वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, संधि एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, आधार काल सुमन राजे ने तथा आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। यह विभिन्न नाम दिए गए हैं और ये बड़े ही विवाद का विषय है। तो छात्रों, सबसे पहले चारण काल जो नाम दिया डॉक्टर ग्रियर्सन ने, इस पर हम चर्चा करते हैं कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने आदिकाल को जो चारण काल नाम दिया है, इसमें केवल चारण या भाटों ने ही काव्य रचना नहीं की। इसके अतिरिक्त और भी कई कवि हुए जिन्होंने काव्य रचनाएं की हैं। यदि हम इस नाम को रखते हैं तो वे रचनाएं हमसे छूट जाती हैं। इसी प्रकार से मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा। प्रारंभिक का अर्थ होता है जहाँ से कोई भी चीज़ शुरू होना। साहित्य एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि यहीं से साहित्य प्रारंभ हुआ है, क्योंकि हिंदी का विकास अपभ्रंशों से हुआ है, इसलिए इसे प्रारंभिक काल कहना उचित नहीं है। अब हम बात करते हैं बीज वपन काल की। बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। बीज वपन का अर्थ होता है बीज को बोना।
इस नाम से ये सिद्ध होता है कि साहित्य के बीज केवल आदिकाल में ही बोए गए, इससे पहले साहित्य का अस्तित्व नहीं था। जबकि ऐसा नहीं है, प्राकृत और अपभ्रंश में भी इसका स्वरूप देखने को मिलता है, या प्राकृत या अपभ्रंशों से इसका विकास हुआ है, इसलिए यह नाम उचित नहीं है। बीज वपन काल नाम से उसकी स्थिति का भी कुछ बोध नहीं होता है। अब हम बात करते हैं वीरगाथा काल की, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। काफ़ी चर्चित नाम रहा ये, लेकिन आदिकाल में ऐसा नहीं है कि केवल वीर रस की कविताएं ही हुई हैं, उनमें श्रृंगार रस की कविताएं भी हुई हैं, इसलिए ये नाम भी बहुत ज़्यादा उचित नहीं है। इसके बाद अब हम बात करते हैं सिद्ध सामंत काल की। सिद्ध सामंत काल जो नाम दिया गया है, ये आचार्य हजारी सिद्ध सामंत काल नाम ये पंडित राहुल सांकृत्यायन का दिया हुआ नाम है। सिद्ध शब्द वज्रयानी सिद्धों की रचनाओं का प्रतिनिधित्व करता है और सामंत शब्द राजस्थानी काव्य का। अब इस नाम में जो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है वो ये होती है कि लौकिक काव्य इस नाम से छूट जाते हैं। इसमें केवल सिद्धों की बात हुई है, केवल सामंतों की बात हुई है, इसमें नाथों की बात नहीं हुई है, इसमें जैनियों की बात नहीं हुई है। इस प्रकार ये रचनाएं भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, तो यह नाम भी ठीक नहीं रहता। अब हम बात करते हैं वीरकाल की। वीरकाल में कोई नयापन नहीं है, केवल वीरगाथा काल का ही दूसरा रूप आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरकाल कर दिया है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। इसके बाद बात करते हैं संधि काल एवं चारण काल की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने दिया है। संधि काल भाषा की दृष्टि से थोड़ा ठीक बैठता है, लेकिन इसके बाद भी अगर हम ये नाम रखते हैं तो बौद्ध, सिद्ध, योग, नाथ, मुनि उनकी रचनाएं इसमें सम्मिलित नहीं कर सकते हम। इस प्रकार से ये नाम भी ठीक नहीं बैठता है। उस युग के समस्त प्रकार के राजस्थानी साहित्य के कर्ता चारण नहीं थे। चारण के अतिरिक्त भी और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने काव्य रचना की, इसलिए हम चारण काल भी नहीं कह सकते हैं। इसलिए ये दोनों नाम उचित नहीं बैठते हैं। अब हम आधार काल पर बात करेंगे। सुमन राजे ने दिया है आधार। इसमें इससे स्पष्ट होता है जैसे आदिकाल से पहले इसका कोई स्वरूप नहीं था, इसकी नींव आदिकाल में ही रखी गई थी साहित्य की, तो इसलिए आधार काल नाम भी ठीक नहीं जचता है, इसलिए हम इसे उचित नहीं कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं आदिकाल की। तो आदिकाल नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है, और आदिकाल वह नाम है जो इस काल में जितनी भी रचनाएं हुई हैं उन सब का सामूहिक प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता है। इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो आदिकाल नाम ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया नाम सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। छात्रों, अब हम दूसरे विवादित नामकरण की बात करते हैं। दूसरा विवाद का जो विषय है वह है रीतिकाल। रीतिकाल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 से 1900 तक स्वीकार किया है। इसके लिए भी विभिन्न विद्वानों ने अपने मतानुसार अनेक नाम दिए हैं।
रीतिकाव्य जॉर्ज ग्रियर्सन ने, अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने, श्रृंगार काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, कला काल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने तथा रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो अब हम इनके नामकरण पर चर्चा करते हैं। रीतिकाव्य नाम ग्रियर्सन का दिया हुआ है। अगर हम ये नाम रखते हैं तो रीति काव्य के अतिरिक्त जो काव्य लिखा गया है वह इसकी परिधि में नहीं आता है, इसलिए हम इस नाम को उचित नहीं मानते हैं। इसके बाद बात करते हैं अलंकृत काल की। मिश्र बंधुओं ने दिया है। अलंकृत काल, ये बात ठीक है कि इस काल में अलंकारों की प्रधानता रही है, लेकिन केवल अलंकार ही नहीं, रस और रीति पर भी काफ़ी काम हुआ है, इसलिए केवल अलंकृत काल कहना इसको उचित नहीं है। अब हम बात करते हैं श्रृंगार काल की। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। तो श्रृंगार काल उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता रही है इस काल में, ये बात ठीक है, लेकिन इसके अतिरिक्त जो और रस हैं उनमें भी काव्य सृजन हुआ है। भूषण ने वीर रस की कविताएं लिखी हैं, या फिर कहें कि वीर रस के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। श्रृंगार के अतिरिक्त थोड़ा बहुत भक्ति की बात हुई है, वीर रस की भी बात हुई है। इस प्रकार केवल एक रस पर ही हम उस पूरे कालखंड को नहीं रख सकते हैं, इसलिए ये नाम उचित नहीं है। अब हम बात करते हैं कला काल की, जो नाम रमाशंकर शुक्ल रसाल ने दिया है। तो कला काल जो नाम दिया है वो इसमें ऐसी विशेष बात नहीं है, क्योंकि काव्य अपने आप में कलापूर्ण होता है। ऐसा नहीं है कि इससे पूर्व जो काव्य सृजन हुआ है उसमें कलात्मकता नहीं थी, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। इसलिए या फिर उसके बाद जो काव्य रचा गया है उसमें कला तत्व नहीं था, इसलिए हम इसको ये नाम उचित नहीं मानते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रीति काल की। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये नाम दिया है। रीतिकाल नाम सर्वाधिक सटीक जचता है, क्योंकि इस समय रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीतिमुख हर प्रकार का काव्य सृजन हुआ है, और इस समय रीति के लक्षण ग्रंथ भी काफ़ी मात्रा में लिखे गए हैं। इस दृष्टि से सभी दृष्टिकोणों से अगर हम देखें तो रीतिकाल नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सर्वाधिक उचित बैठता है। तो छात्रों, हम देखते हैं कि विवादित दो ही नाम रहे इसमें, आदिकाल और दूसरा रीतिकाल। तो इसमें आदिकाल में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया आदिकाल अच्छा नाम है, उचित नाम है, और दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया रीतिकाल नाम उचित हटता है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आज आपने ये विषय भली भांति समझ लिया होगा। धन्यवाद।